हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ करो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या हमारा जो किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस किस तरीके से फ्रांस के लोगों के बीच में आई थी, हम वो जानेंगे किस तरीके से हम लेके आए थे। यानी जो हमारा टॉपिक जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन, उसमें से हमने सब टॉपिक निकाला है जिसमें हम क्या जानेंगे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यानी नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ठीक है, एक यूनिटी की फीलिंग थी, नेशनल यूनिटी की फीलिंग थी, वो किस तरीके से फ्रांस के लोगों के बीच में आई थी। यानी किस तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे वो किस तरीके से फीलिंग्स लेके आए थे। तो ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कि आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कब हुआ था। वो हमारा होता 1789 में एक इवेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था, स्टॉर्म कर दिया था किसको, बेस्टिल फोर्ट को, सॉरी बेस्टिल प्रिजन को। ठीक है, तो वहाँ से ही हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ था रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो जो रेवोल्यूशन है उससे पहले से मतलब इसका जो आइडिया था, ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा और अगले दिन हमने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत पहले से शुरू था, क्योंकि जैसे कि आप देखो टैक्स इम्पोज किया जा रहा था थर्ड स्टेट पे। ठीक है, बहुत सारा जो मोनार्की सिस्टम थी। यानी जो हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसकी बात करें तो जैसे कि किस तरीके से जो फ्रांस था मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ, रिपब्लिक में बदला। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियन की एंट्री होती है, वो फिर से रिपब्लिक से यानी डेमोक्रेसी से वो डायरेक्ट मोनार्की में लेके आने की कोशिश करता है। इस तरीके से ये चीज़ें यूरोप में चलती रहती हैं। हम बेसिकली अभी फ्रांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फ्रांस की हम जानते हैं कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है लोगों के बीच में, या सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी है लोगों के बीच में, वो कैसे आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, द आइडियाज ऑफ ला पैतरे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फादरलैंड। ठीक है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं भारत माता, मदरलैंड का यूज़ करते हैं। एक इमेजिनेशन होगी, एक हमारे लिए एक फीलिंग है ये कि अगर आप देखो भारत माता के नेम से लोगों के बीच में क्या होती है, फीलिंग्स आती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या आती है, एक फीलिंग है। तो आइडियाज ऑफ ला पैतरे हुआ। ठीक है, द फादरलैंड, ला सीतियों मीन्स क्या होता है, ला सीतियों मीन्स होता है सिटीजन के लिए यूज होता है। ये दोनों ही क्या है, ला पैतरे एंड ला सीतियों क्या है, ये दोनों ही एक फ्रेंच वर्ड है जिनका मीनिंग होता है फादरलैंड एंड द सिटीजन। ठीक है, ये एम्फसाइज करता है द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी को यूनाइट करने का एक नोशन होता है ये। इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या होगा, इक्वल राइट्स मिलेगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखोगे कि तो इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेमेन को राइट नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ से इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वल राइट्स तो तभी बोला जाएगा ना कि सबको इक्वल राइट मिले, तब हम किसको करेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी उस फ्रांस में जितने भी लोग रहते हैं सबको एक राइट्स मिला जाए। जैसे राइट टू वोट है वो सबको नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे इक्वल राइट टू वोट नहीं था। लेकिन फिर भी हम समझ रहे कि किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई थी। ठीक है, तो इक्वल राइट्स मिल रहा था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन न्यू फ्रेंच फ्लैग यानी जो रॉयल फ्लैग था, ठीक है, जो ये रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, जो पहले वाला फ्लैग था, इसको चेंज कर यानी रिप्लेस करके ट्राई कलर फ्लैग ला दिया गया था। ठीक है, जैसे कि फ्लैग से होती है एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी आती है फ्लैग से। जैसे कि अगर आप देखते हो कभी मैच देखने जाओगे तो आप देखोगे क्रिकेट मैच देखने हम सब लोग देखते हैं, तो लोग फेस पे क्या करते हैं, इंडियन फ्लैग का मतलब वहाँ से ड्राइंग सी करके जाते हैं, फेस पे मार्क्स बना के जाते हैं, कुछ लोग फ्लैग लेके जाते हैं, फ्लैग को लहराते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जो नेशनल फीलिंग है नेशन के लिए वो दिखाते हैं। तो इसी तरीके से नेशनल फ्लैग भी क्या है, एक यूनिटी का क्या है, साइन हो सकता है। ठीक है, द ईस्ट स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, पहले ईस्ट स्टेट जनरल इलेक्टेड नहीं थी, तो वो ईस्ट स्टेट जनरल क्या होगी, इलेक्टेड होगी बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, यानी लोगों के द्वारा क्या होगी, वो इलेक्टेड होगी, यानी एक्टिव सिटीजन्स। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो क्या थे, प्रॉपर्टी ऑन थे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑन थे और मैन थे, 25 ईयर्स के एज के थे, वो सारे जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स में थे। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और उसको क्या बोल दिया, नेशनल असेंबली बोल दिया गया था। ठीक है, न्यू हेमन्स वर कंपोज्ड, ओथ टेक्स एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। ये सारी चीज़ें हो रही थी, हेमन्स वगैरह हो गया, ओथ वगैरह, यानी क्या उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शपथ। ठीक है, शपथ वगैरह ली जा रही थी। ठीक है, शहीद वगैरह जो हुए थे उनके बारे में, तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये एक और ये सारा नेशन के नाम पे चल रहा था। ठीक है,
A centralized administrative system was put in the place and formulated uniform laws for the all citizen within its territory. यानी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया था जिसमें क्या हुआ, जैसे कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब चीज़ें आ गई थी। अब मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि जो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी का आइडिया ये कौन से फिलोसफर ने दिया था। ठीक है, अगर आपने क्लास 9th में आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें ये मेंशन था। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो आइडिया है ये किसने दिया था, कौन से फिलोसफर ने दिया था और इसकी बुक का नेम क्या था। ठीक है, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज ड्यूज वर एबोलिश, जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, ड्यूज थे, वो सारे एबोलिश करवा दिए गए थे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। ठीक है, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज वगैरह की बात करें, जैसे कि कोई सामान है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ पे कंट्री, यहाँ एक कंट्री, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे भी, ठीक है, वो सामान यहाँ से ट्रांसफर और 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपीज़ का वो सामान है, 10 रुपीज़ का सामान इधर आया, इधर का सब ड्यूटी, फिर इधर लगी, फिर इधर लगी, इस तरीके से जो टैक्स वगैरह ड्यूटी वगैरह लगते लगते वो सामान 10 रुपये का 50 रुपये का हो गया। तो इस तरीके से इतने सारे कस्टम ड्यूटीज़ लगने की वजह से जो रेट है वो हाई हो जाता था, प्राइस का जो सामान का जो प्राइस है वो हाई हो जाता था। तो इसलिए जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, ड्यूज थे, वो सबको एबॉलिश करवा दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट्स और मेजर का। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स were discouraged French as it was spoken and written in the Paris became the common language of the nation। और क्या करती है, जैसे कि कुछ एक कॉमन लैंग्वेज बना दी फ्रांस, यानी फ्रेंच क्या है, एक कॉमन लैंग्वेज बना दी। वहाँ के लोग जो है, जो भी चीज़ें होगी जैसे बोली जाती है, रिटर्न जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट होगी वो किस में होगी, कॉमन लैंग्वेज, जो क्या होगी हमारी फ्रेंच, यानी एक नेशन की एक लैंग्वेज बना दी जो कॉमन होगी, वो क्या होगी फ्रेंच। बाकी सारे रीजनल डायलेक्ट्स उनको डिस्करेज कर दिया गया था और जो एक कॉमन लैंग्वेज थी उसको फ्रेंच बना दिया गया था। तो ये कुछ चेंजेस थे, ये मतलब कुछ सेंस ऑफ जो कलेक्टिव आइडेंटिटी या लाने के लिए लोगों के बीच में, तो ये कुछ चीज़ें लेके आई गई थी, यानी कुछ मतलब कुछ पॉलिसी वगैरह बात करें या कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब जो सिस्टम था उसमें कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए थे, जैसे कि ला पेतरे हो गया, ठीक है, ले सिटी हो गया, ये एक फीलिंग के लिए लाया गया था। ठीक है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए न्यू फ्रेंच फ्लैग आया था, ईस्ट जनरल मीटिंग आई थी, हेम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे लाई गई थी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये वो लोग ये सब चीज़ें लेके आए थे, जिससे क्या हो, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल ये क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये जो आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।